हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम लोगों के महामैराथन में उस रात के लिए जिसका इंतजार आप लोग 1 साल करते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे रहे हैं जो उम्मीद लगा के बैठे होते हैं कि सर जी जो लास्ट का 4 दिन 5 दिन लाइव आते हैं ना, उसमें गर्दा उड़ाते हैं, और यकीन मानिए गर्दा फिर उड़ाएंगे। आज के इस वीडियो को पूरा ईमानदारी से देख लीजिए, जितने भी आपके दोस्त हैं सबको शेयर कर दीजिए। 100% गारंटी देता हूं। आज का सारा ऑब्जेक्टिव पूरा पोएट्री, पूरा का पूरा पोएम सेक्शन बिहार बोर्ड 12 का उठा के मैं उसमें से मोस्ट वीवीआई आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, और इसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर का नहीं होगा, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको। ठीक है, चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। बाबू ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन है 50+ ऑब्जेक्टिव है पोएट्री इंग्लिश का। सीबी बिहार बोर्ड 12 में जो इंग्लिश का एग्जाम होने वाला है, उसमें जितना भी पोएट्री है, आज की रात पोएट्री की रात, आज पूरा वीडियो देख जाएंगे, पोएट्री से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। मैं इस बात की जिम्मेदारी लेता हूं, सीना ठोक के कह रहा हूं। कल हम लोग फिर स्टोरी का 50 क्वेश्चन करेंगे, स्टोरी ठीक हो जाएगा। और एग्जाम की एक रात पहले जो गेस क्वेश्चन होते हैं, जो लड़ ही जाता है, उस पे भी हम लोग आएंगे। आज से लेके एग्जाम की एक रात पहले तक काइंडली बने रहेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। चल बुआ स्टार्ट हो जाइए। अब शेयर करना, लाइक करना प्लीज मत भूलो, सबको शेयर कर दो। ये याद कर जाओ पूरा का पूरा, गारंटी दे रहा हूं एक भी क्वेश्चन गड़बड़ नहीं होगा। यहां देखिए पहला सवाल, जॉन डॉन इज ए डैश पोएट। बाबू मैं आपको कुछ ऑप्शंस बताता हूं, आप ध्यान से समझिए कि क्वेश्चन का आंसर करते कैसे। कोई हड़बड़ाहट नहीं है, कोई घबराहट नहीं है, क्योंकि जब यही आने वाला है तो फिर टेंशन किस बात की है। देखो, जब आपको कविता का लाइन पूछेगा तो सबसे पहले यह याद करना कि वो किस कविता से लिया गया है। बात समझ में आ रही है? और किस कविता से लिया गया है जैसे ही आपको याद आ जाए, उसके राइटर का नाम याद कर लो, दिमाग में अपने घुमाओ, और उस जो लाइन मैच कर रहा है ना, उस लाइन के आसपास का 2-4 लाइन याद करो और तुम्हारा काम चल जाएगा। देखो, जॉन डॉन इज ए, वो जॉन डॉन का आपको एक ही कविता मिला हुआ है। कौन सा? पहला पोयम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ठीक है, तो जॉन डॉन किस तरह के पोएट हैं? इसका आंसर, क्या वो नेचर से रिलेटेड है? नहीं। विलियम वर्ड्सवर्थ नेचर से रिलेटेड है। क्या वो कैवेलियर लिखते हैं? नहीं। क्या वो रोमांटिक लिखते हैं? नहीं। वो शेक्सपियर लिखते हैं। इसका सही जवाब है मेटाफिजिकल। क्यों? अच्छा, इससे बाबू आपका 2 ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया। पहला, जॉन डॉन किस तरह के पोएट हैं, तो मेटाफिजिकल। दूसरा, इन्होंने पोएम कौन सा लिखा है? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो किस तरह का पोएम है, उसका भी आंसर सेम होगा, मेटाफिजिकल। बात समझ में आ रही है? क्योंकि जॉन डॉन मेटाफिजिकल राइटर है, मेटाफिजिकल पोएट है। अगला क्वेश्चन, मैं फटाफट फटाफट आप लोग सुनिए। कमेंट सेक्शन में मैं जैसे ही सवाल लिख रहा हूं, फटाफट आप मुझे आंसर भी देते चलिए कि इसका आंसर क्या होगा। मैं बैठ के चेक कर रहा हूं, कुछ बच्चों से बहुत उम्मीद लगा के रखा हूं मैंने, जैसे ऋषभ है, आदित्य है, वो आप लोगों से सबसे उम्मीदें हैं, लेकिन आप लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं चेक भी करूंगा कि किसका कौन सा आंसर सही था। अच्छा, जॉन डॉन इज द पायोनियर ऑफ डैश पोएट्री। बउआ ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको राउंड करता रहूंगा, ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉन डॉन इज द पायोनियर ऑफ डैश पोएट्री। जॉन डॉन किस तरह की कविता के पायोनियर हैं, मतलब उनका एक मिसाल कायम है कि वो उस तरह की कविताएं लिखते हैं। जवाब है मेटाफिजिकल। मेटा का मतलब होता है बियॉन्ड, फिजिकल मतलब होता है बॉडी का रिच, मतलब फिजिकल रिच से ऊपर की कविताएं लिखते हैं जॉन डॉन। उन्होंने कविता एक लिखी है हमारे बिहार बोर्ड 12 में, और चैप्टर का नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, प्रिय मैं जा नहीं रहा। अगला क्वेश्चन होगा, अगला क्वेश्चन पे आते हैं, यहां ध्यान दीजिए। डॉन स्टडीड लॉ एंड रेड। ठीक है, जॉन डॉन ने लॉ पढ़ा, और कहां पे उन्होंने पढ़ाई की? एंड रेड मतलब लॉ की पढ़ाई उन्होंने की। किस चीज की पढ़ाई की? पहला थियोलॉजी, दूसरा ड्रामा, तीसरा फिलोसॉफी, और चौथा नॉवेल्स। भैया नॉवेल्स की पढ़ाई नहीं किए थे, फिलोसॉफी की पढ़ाई उन्होंने नहीं की, ड्रामा वो लिखते ही नहीं थे। पढ़ाई नहीं की तो ड्रामा तो वो लिखते ही नहीं थे जॉन डॉन। तो उन्होंने पढ़ाई की थी किसकी? थियोलॉजी की। क्लियर? यहां तक 3 क्वेश्चन हुआ। मैं बता रहा हूं सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। अगर पूरा का पूरा क्वेश्चन दे गया ना, कविता के ऑब्जेक्टिव में से एक क्वेश्चन छूट गया ना, तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। ठीक है, बाकी जो बच्चे मेरे पास 5 साल 8 साल 10 साल से जो पास आउट होते जा रहे हैं, इनको इतना भरोसा जरूर होता है कि सर ने कहा है तो वो आएगा। ठीक है, और मैं फिर कह रहा हूं आएगा तो आएगा। बस इसको शेयर मारो और कमेंट में दनादन लिखते चलो। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है बाबू, जॉन डॉन थिंक्स दैट डैश इज सर्टेन। ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। जॉन डॉन थिंक्स दैट डैश इज सर्टेन। जॉन डॉन कहते हैं कि जो डैश है वो सर्टेन है।
ठीक है, इसके ऑप्शंस कुछ गड़बड़ दिख रहे हैं, राइट बाबू। इसका आंसर आप याद रखेंगे, आंसर इसका क्या है, डेथ। ठीक है, इसका आंसर होगा डेथ। यहां ध्यान दीजिए, जॉन डॉन बाबू, इस क्वेश्चन को याद रखेंगे, ऑप्शन में कुछ भी रहे छोड़ दीजिए, ऑप्शन में क्या है याद रखिए। जॉन डॉन को लगता है कि जो डेथ है, जो मृत्यु है, वो निश्चित है, अटल है। जॉन डॉन से रिलेटेड मैं सारे कहानी के, कविता के क्वेश्चन का धज्जी उड़ा रहा हूं मैं, बात समझ में आ रही है। जॉन डॉन को लगता है कि जो डेथ है वो क्या है, सर्टेन है, क्योंकि वो मेटाफिजिकल टाइप की पोएट्री लिखते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है डैश वांट्स टू ग्लैडली एक्सेप्ट डेथ। ठीक है, डैश वांट्स टू ग्लैडली एक्सेप्ट डेथ। बाबू ये क्वेश्चन आर्ट्स वाले जो बच्चे हैं उनमें रिपीट करेगा। मैं फिर से बता रहा हूं, आर्ट्स स्ट्रीम से जिन्होंने लिया है उनका फिर से रिपीट करेगा, ध्यान से पढ़ लीजिए। डैश वांट्स टू ग्लैडली एक्सेप्ट डेथ, इनमें से कौन सा वो राइटर है जो मौत को बड़ी खुशी खुशी स्वीकार करना चाहता है। और मौत से रिलेटेड अभी कविता किसने लिखा है, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। अभी तो था कि जॉन डॉन को लगता है कि डेथ सर्टेन है, तो भैया इसमें जॉन डॉन भाई साहब जो हैं वो एक्सेप्ट करते हैं मृत्यु को, सहर्ष स्वीकार करते हैं कि मृत्यु अटल सत्य है और मैं इसको छोड़ के जा नहीं सकता, तो ये एक्सेप्टेड इट। ये आर्ट्स वाले ध्यान देंगे, आर्ट्स वाले आपका ये सवाल रहेगा, इस साल निश्चित रहेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है बाबू, ध्यान देंगे, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, समझने वाले समझ गए, जो ना समझे या नाड़ी हैं। मैंने कहा था लाइन पूछता है एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है। और आज की रात पोएट्री की रात है, पूरे पोएट्री को मैंने निचोड़ के आपके सामने रख दिया है। जितने ऑब्जेक्टिव मैं बता रहा हूं उसको याद कर लीजिए, सारा का सारा पोएट्री का ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। फिर से कह रहा हूं, कमेंट सेक्शन में बताइए, ध्यान दीजिए। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इज रिटन बाई, बाबू ध्यान दो, मैंने चैप्टर का हिंट भी दे दिया है। मैं खुद के गीत गाता हूं, खुद के जश्न मनाता हूं। सबसे पहले बुआ, अभी मैंने आपको बताया था, बाबू ध्यान दो, अभी मैंने बताया था कि जब लाइन मिलेगा तो याद करना कि वो लाइन किस कविता का है, बात समझो। तो मैं खुद के गीत गाता हूं, खुद के जश्न मनाता हूं, किस कविता का लाइन है, आंसर में लिख के बताइए। दूसरी कविता, कविता का क्या नाम है, जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में। कविता का नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। क्लियर। अब सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ लिखा किसने है, तो क्या सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ W.H. ऑर्डन ने लिखा है, नहीं। क्या सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जॉन कीट्स ने लिखा है, नहीं। क्या विलियम बटलर ईट्स ने लिखा है, नहीं। सही जवाब है वॉल्ट विटमैन। वॉल्ट विटमैन ने लिखा था सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। अब सुनो बाबू, ये सवाल दो तरह से हो सकता है। पहला आपसे पूछ देगा कि हु इज राइटर ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, तो भी जवाब वही होगा, कौन है, वॉल्ट विटमैन। ठीक है, किस तरह की ये कविता थी, मैंने आपको बताया था, फ्री वर्स कविता थी ये। अच्छा, वॉल्ट विटमैन को बाबू फादर ऑफ फ्री वर्स भी मानते हैं, फादर ऑफ फ्री वर्स। देखिए बुआ, ये जो भी बच्चे हैं, जो भी अभी लाइव मतलब क्लास में जुड़े हुए हैं, वी ट्राइड आवर लेवल बेस्ट टू गो लाइव बट वी कुड नॉट बिकॉज ऑफ डैश नेटवर्क एरर। बट मैंने कहा है आज वीडियो जाएगा तो आज ही वीडियो जाएगा, पूरा का पूरा रट जाओ, सवाल एक भी बाहर से नहीं होगा, सबको शेयर करो, कमेंट सेक्शन में बताते रहो। देखो, फादर ऑफ फ्री वर्स मानते हैं किसको, वॉल्ट विटमैन को। इससे रिलेटेड मैंने 3 सवाल बता दिया। फादर, हु इज कॉल्ड फादर ऑफ फ्री वर्स, वॉल्ट विटमैन। हु हैज रिटन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, वॉल्ट विटमैन। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ किस कविता से लिया गया है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। राइटर उसे कौन है, वॉल्ट विटमैन। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बाबू, मैं सारे कविताओं में से उठा के लेके आया हूं, सिर्फ इंपॉर्टेंस वाले ही सवाल है, वो जो आएगा, ठीक है, और वो आएगा, बस इसको पढ़ लो। देखिए, द लाइन होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ इज टेकन फ्रॉम, सुनो, एक लाइन है, किसी कविता में लाइन मिला है। देखो, जैसे ही मैंने बोला ना कि भाई लाइन मिले तो सबसे पहले याद करो कि ये किस कविता का लाइन है, और जैसे ही याद होगा किस कविता का लाइन है तो उसका राइटर का भी नाम याद हो जाएगा। खटाक से 3 सवाल दिमाग में घूम गया। उम्मीद करता हूं कि जब तक जिंदा हूं, जब तक मैं मरूंगा नहीं, तब तक मैं अपने जगह को छोड़ के जाऊंगा नहीं। ये कविता ये लाइन किस कविता से लिया गया है, तो भैया ये कविता है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जिसके राइट कौन सा जवाब होगा, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जिसके राइटर कौन है, राइटर है इसके वॉल्ट विटमैन। बात समझ में आ रही है, वॉल्ट विटमैन इसके राइटर हैं। क्लियर है यहां तक। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है बाबू, यहां ध्यान देंगे,
आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इज टेकन फ्रॉम, देखिए ये क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है, यहां ध्यान दीजिए बाबू। आपने अभी अभी देखा होगा आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ 2018 में रिपीट किया है। सेम क्वेश्चन कब रिपीट किया? 2021 में रिपीट किया। यानी ये सवाल सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है। किस कविता से लिया गया है ये? आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ किस कविता से लिया गया? अभी भी तो कमेंट सेक्शन बता दो यार। गजब हाल है, डिस्चार्ज हो गया, लग रहा है खत्म होगा जान। जिस बच्चा का एग्जाम होगा वो इतना थकेगा यार, चार्ज में रहा तो हम वोल्टेज में 12 घंटे से पढ़ा रहे तो नहीं, तो पढ़ते पढ़ते थक गए। कौन सा जवाब होगा? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता बहुत इंपॉर्टेंट है। इस साल उसके ऊपर समरी भी आने वाली है। जिन लोगों ने समरी नहीं लिया है मेरे से संपर्क करके समरी ले लीजिए। 8 नंबर का 4 नंबर का पूछेगा उससे, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल कहता है डैश वर्क्स इंक्लूड लीव्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम टैम्प्स, ठीक है। यह सवाल भी बाबू बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां ध्यान देंगे। डैश वर्क इंक्लूड लीव्स ऑफ ग्रास, सुनो बाबू, लीव्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम टैम्प, ये जो वर्क है उसमें से किस कविता को लिया गया है? मैं आपको हिंट देता हूं। देखिए एक कविता का संग्रह है, उसका नाम है लीव्स ऑफ ग्रास, ठीक है। उसमें से एक कविता ली गई, उस कविता का नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सवाल पूछता है कि किसके द्वारा यह कार्य बनाया गया है, लीव्स ऑफ ग्रास। जवाब क्या होगा? अभी मैंने बोला कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इसी में से लिया गया है। ये जो कविता है ना लीव्स ऑफ ग्रास, इसी में से लिया गया है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तो भैया जब सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ उसमें से लिया गया, एग्जाम में कॉमन सेंस बहुत काम आता है। लीव्स ऑफ ग्रास में से लिया गया सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का राइटर कौन है? इसके राइटर है वॉल्ट व्हिटमैन। ध्यान देंगे, अगर आपसे लीव्स ऑफ ग्रास पूछे तो याद रखिए कि लीव्स ऑफ ग्रास कविता का संग्रह है, उसी में से लिया गया था सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जिसके राइटर हैं वॉल्ट व्हिटमैन। और वॉल्ट व्हिटमैन फादर ऑफ फ्री वर्स के रूप में जाने जाते हैं। क्लियर है यहां तक बात? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है, बहुत जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं, वॉल्ट व्हिटमैन वॉज एन, वॉल्ट व्हिटमैन वॉज एन, वॉल्ट व्हिटमैन कहां के कवि थे? कौन से कवि थे? क्या वॉल्ट व्हिटमैन इंडियन पोएट थे? देख बाबू एक चीज मैं आपको और ट्रिक बता दूं, क्योंकि मैं ट्रिक बताने के लिए जाना जाता हूं। जब ये समझ में नहीं आना बाबू कि वो कौन सा आंसर सही होगा, तो जो नहीं होगा ना उसको काट देते हैं। जैसे केबीसी में होता है ना, 4 गो ऑप्शन देता है, लाइफ लाइन ले लेते हैं, 2 गो काट देते हैं। तो मान लीजिए 4 जगह जो दिमाग घुमाना पड़ेगा, 2 गो जो नहीं होगा उसको अगर आपने काट दिया तो अब 2 जगह ना दिमाग घुमाना पड़ेगा। तो देखो वॉल्ट व्हिटमैन कहां के कवि थे? तो सबसे पहला इंडियन थे क्या? वो नहीं थे। क्या वो इंडियन थे? नहीं थे। दूसरा वो रसियन थे क्या? नहीं थे, क्योंकि रसियन एक होता है रसियन, समझ रहे हैं ना आप? अच्छा ठीक है, समझ ही रहे होंगे। रसियन नहीं थे, ठीक है, इनका चार्ज अनफिक्स्ड था। इंडियन वो नहीं थे। अच्छा रसियन, आपको जब रसियन बात चली तो आपको एक रसियन कहानी मिली है, उसके राइटर है एंटोन चेकोव। क्या नाम है? रसियन एक राइटर आपको मिले हैं, एंटोन चेकोव, ठीक है। एंटोन चेकोव ने कौन सा कहानी लिखा है? उन्होंने लिखा है ए मैरिज प्रोपोजल। बस आपको एक एक रसियन कहानी पढ़ना है, ठीक है, एक एक रसियन कहानी पढ़ना है, एंटोन चेकोव के ए मैरिज प्रोपोजल। तो देखो भाई इंडियन थे नहीं, रसियन थे नहीं, बच गया 2 गो। ब्रिटिश भी नहीं थे, ब्रिटिश राइटर नहीं है। इसका सही जवाब होगा अमेरिकन। वॉल्ट व्हिटमैन वॉज एन अमेरिकन पोएट, ठीक है। आर्ट्स वाले इस पर ध्यान देंगे, जो आर्ट्स के लिए स्पेशली है कि एकदम श्योर है आर्ट्स में आएगा ही आएगा, उसको मैं लिखाता भी चल रहा हूं, ठीक है। वॉल्ट व्हिटमैन कहां के राइटर थे? ही वॉज एन अमेरिकन पोएट, पहला। दूसरा उन्होंने लिखा था लीव्स ऑफ ग्रास, जिसमें से लिया गया है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। क्लियर? अगले सवाल पे आते हैं बाबू। अच्छा आप क्वेश्चन के नंबर पे मत जाइएगा, एक्चुअली नंबर क्या है, हमने वो हम लोग अपना कोडिंग है, हमने इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वीवीआई उस तरीके से हम लोगों ने सजाया है। आप नंबर पे मत जाइए, आप बस क्वेश्चन पे जाइए, ठीक है। चैप्टर का हिंट मैंने आपको स्पेशली दिया है। चैप्टर का हिंट मैंने आपको स्पेशली क्यों दिया है? क्योंकि मेरा टारगेट यहां आपका टेस्ट लेना नहीं है, मेरा टारगेट आपको टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना है। थोड़ा सा हिंट दे देंगे तो दिमाग में आपके खट से वो चैप्टर वा घूमने लगेगा, पूरा कहानी याद हो जाएगी, तो आपका रिजल्ट बढ़ जाएगा, हमारा वाहवाही हो जाएगा। यही तो टारगेट और यही तो करना है हम लोगों को, है ना। देखिए ट्रेवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस इज फ्रॉम, अब यहां ध्यान दो, ट्रेवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस इज फ्रॉम, ठीक है। ट्रेवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस इज फ्रॉम, ये जो कविता किस लाइन से लिया गया है याद करिए। मैं आपको बताता हूं, ये जो कविता है
वो उस कविता में क्या हुआ था कि एक बूढ़ा इंसान है जो चल रहा है, लास्ट में कहता है कि मैं पहाड़ की तरह हूं जो बर्फ से लदा हुआ है। याद आ रहा है वो सीन? कहानी का, कविता का क्या नाम था? कविता का नाम था नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। ठीक है, तो ट्रेवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस कौन सा होगा? नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है, अगला सवाल, एंड द एंजल विल नॉट कम इज फ्रॉम। ये साइंस वाले लोग इस पे विशेष ध्यान देंगे, साइंस वाले लोग। एंड द एंजल्स विल नॉट कम, और अब परियां नहीं आएंगी, अब परियां नहीं आएंगी। फिर से उसी कविता में जाते हैं, उसी सीन में एक बूढ़ा इंसान है, ठीक है, चल रहा है अपने पोता पोती, बच्चा किसी को लेके पालना में, उसको घुमा रहा है, और घुमाते हुए उसको याद आता है कि मैं पहाड़ की तरह हूं, मैं अब मर जाऊंगा, पत्ते अब तेजी से गिर रहे हैं, मैं ऐसे सूखे हुए पेड़ की तरह हो गया हूं जिस पेड़ के ऊपर अब कोई परियां आके बैठने वाली नहीं है। यानी सेम कविता से लिया गया है। कविता का क्या नाम है? नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। बात समझ में आ रही है? नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। बुगा जो समझदार होंगे खटाखट खटाखट स्क्रीनशॉट भी लेते चलिएगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम की एक रात पहले इस वीडियो को हम हटा देंगे। फिर से समझ लीजिए, ये वीडियो रहेगा एग्जाम की एक रात पहले तक, हट जाएगा, फिर कल जो डालेंगे वो भी हट जाएगा। एक रात पहले का जो लाइव होगा वो एक रात पहले का होगा, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल कहता है बाबू, फॉर ऑडिन पोएट्री वॉज ए। ऑडिन के लिए पोएट्री क्या थी? ठीक है, ऑडिन के लिए पोएट्री क्या थी? पहला, लाइट गेम नहीं था, WH ऑडिन, ऑडिन मतलब यहां पे WH ऑडिन है। WH ऑडिन के लिए पोएट्री क्या थी? उनके लाइफ, उनका जब आपने पहले ग्रोसरी पढ़ेंगे ना, आप जब कविता के पहले WH ऑडिन के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ आपको मिलेगा। लाइट गेम उनके लिए नहीं था, इंटरेस्टिंग गेम नहीं था, ट्रबल गेम तो खैर बिल्कुल नहीं था। अगर ट्रबल होता, इतनी मुश्किल होती, तो कोई भी इंसान कविता क्यों ही करता, है ना। तो इसका सही जवाब होगा सीरियस गेम। ठीक है, WH ऑडिन के लिए जो पोएट्री है वो एक सीरियस गेम था, वो उसमें कोई लापरवाही नहीं बरतते। ठीक है, अगले सवाल पे पहुंचते हैं, फटाफट से पहुंचते हैं। देखिए, अगला सवाल कहता है बाबू, द लाइन एंड द नाइटिंगेल इज डम इज टेकन फ्रॉम। ठीक है बाबू, ये देखो 19 में रिपीट किया, 20 में रिपीट किया, 25 में रिपीट किया। समझ में आ रही है बात? ये साइंस वाले फैकल्टी लोग ध्यान देंगे, साइंस वाले में फिर से रिपीट करेगा। 2 सेट 3 सेट का जो क्वेश्चन होगा ना, किसी ना किसी एक सेट में पक्का रिपीट करेगा। देखिए, द नाइटिंगेल इज डम, कमेंट सेक्शन में फटाक से लिख के बताइए कि ये जो है वो किस कविता से लिया गया है। क्या ये फायर हिम से लिया गया है? नहीं। फायर हिम से क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि फायर हिम में तो दूसरी बात हो रही थी, चीता का आग जल रहा था, लाश वगैरह जल रहा था, उससे होकर राइटर गुजर रहा था, केकियन दारू वाला, इससे तो बिल्कुल नहीं लिया गया। अच्छा, क्या ये ओड टू ऑटम से लिया गया है? बिल्कुल नहीं। ये जॉन किट्स की लिखी हुई कविता थी ओड टू ऑटम, जिसमें ऑटम की चर्चा की गई थी, ऑटम की तारीफ की गई थी, तो उससे तो बिल्कुल नहीं लिया गया। अच्छा, क्या स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लिया गया है? बिल्कुल नहीं। इसमें तो प्रेमी प्रेमिका दोनों बिछड़ रहे थे, उससे लिया गया था। अब ऑप्शन हमारे पास बचता है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। इस कविता से लिया गया है कौन सा? नाउ द, देखिए ये पूरा दोनों ही लाइन में आपको बता दूं, नाउ द एंजल विल नॉट कम, द नाइटिंगेल इज डम एंड द एंजल विल नॉट कम, ये दोनों ही लाइन लिए गए हैं नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल फिर मैंने आपको हिंट दे दिया, चैप्टर नंबर 4 से है, ओड टू ऑटम। ध्यान दीजिए, ऑटम स्टार्ट विद द डिपार्चर ऑफ। ये क्वेश्चन भी आइए भैया, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ना आए तो मेरे से पूछना। ठीक है, ऑटम स्टार्ट विद द डिपार्चर ऑफ। ऑटम यानी पतझड़ की शुरुआत होती है किस मौसम के जाने के बाद? ठीक है, बहुत कॉमन सा जवाब है, कमेंट में लिख के बताइए, ऑटम पतझड़ की शुरुआत किस मौसम के जाने के बाद? देखिए, आपका आज का मेहनत ही डिसाइड करेगा कि कल मैं लाइव क्लास चलाऊं या नहीं चलाऊं। मैंने लाइव आज जाने की पूरी कोशिश की, नेटवर्क ने, एयरटेल ने साथ नहीं दिया, कोई बात नहीं, बट आई एम डूइंग माई लेवल बेस्ट। मैं अपना काम कर रहा हूं कि आज करना है तो आज ही करना है। क्यों? क्योंकि बच्चे उम्मीद लगा के बैठे हैं भैया, जो उम्मीद लगा के बैठा है उसकी उम्मीद में किसी कीमत पे नहीं तोड़ सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। ना कुछ होगा तो मोबाइल से रिकॉर्ड करके भेजेंगे, लेकिन भेजेंगे जरूर। ठीक है, तो आप बताइए बुआ, ऑटम की शुरुआत होती है किसके जाने पर? समर के जाने। गर्मी का मौसम जब बीतता है उसके बाद पतझड़ का मौसम आता है। अभी गर्मी का मौसम बीतेगा, पतझड़ का मौसम आएगा, फिर उसका बसंत आएगा, फिर उसका ठंडा का मौसम आ जाएगा। ठीक है, समर के जाने के बाद गर्मी की और पतझड़ की शुरुआत हो जाती है। अगला सवाल कहता है बाबू, अगले सवाल पे आते हैं, जॉन किट्स इज फ्रॉम। जॉन किट्स किस देश के राइटर हैं? ये याद रखेंगे बुआ। अभी वॉल्ट विटमैन कहां के राइटर थे? अमेरिका के थे।
ठीक है। जॉन किट्स कहां के राइटर हैं वो ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन स्पेशली आर्ट्स वालों के लिए। आर्ट्स वाले जो भाई साहब हैं ध्यान देंगे। जॉन किट्स किस देश के थे? फिर वही आयरलैंड के नहीं थे, अमेरिका के तो बिल्कुल नहीं थे, अमेरिका का तो वाल्ट विटमैन ऑलरेडी हम लोगों को मिल ही गया। जर्मनी के भी नहीं थे। जॉन किट्स जो हैं वो कौन से पोएट हैं? इंग्लिश पोएट है। बाबू ध्यान देंगे, अगर आपको लिखा हुआ हो इंग्लिश पोएट तो इंग्लिश पोएट पे टिक मार दीजिएगा, और नहीं तो ब्रिटेन, क्योंकि ब्रिटेन है, या फिर उसको इंग्लिश पोएट कहिए या फिर फ्रॉम इंग्लैंड कहिए, तीनों का मतलब सेम होता है। जॉन किट्स बिलोंग टू ग्रेट ब्रिटेन। जॉन किट्स कहां से संबंध रखते थे? ग्रेट ब्रिटेन से संबंध रखते थे। ठीक है, अगले सवाल पे हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है बाबू, ऑटम इज ए सीजन ऑफ। ऑटम किस चीज का सीजन है? ठीक है, ऑटम इज ए सीजन ऑफ। अब जैसे ही वो बोला ऑटम तो आपके दिमाग में फटाक से घूमना चाहिए ओड टू ऑटम कविता बाय जॉन किट्स। उसमें क्या था कि जो पतझड़ है वो फलों के पकने का मौसम है, फूलों के खिलने का मौसम है, पराग के भरने का मौसम है, यही ना वो मौसम है जी। तो ऑटम किस चीज का सीजन है? क्या नो फायर का सीजन है? नहीं। क्या बरसात नहीं होने का सीजन है? नहीं। क्या उसमें पत्ते नहीं होते हैं? नहीं। ऑटम इज ए सीजन ऑफ फ्रूटफुलनेस, क्योंकि एक लाइन था, इट इज अ सीजन ऑफ मेलो फ्रूटफुलनेस कंस्पायरिंग विद सन, मतलब सूरज के साथ साजिश करके मेलो फ्रूटफुलनेस, फलों को गहराई तक पकाने का ये मौसम होता है। क्लियर है यहां तक बात? चलिए अगले सवाल पे आते हैं। पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। सुनिए बउआ, यहां देखेंगे, इन ए सीरियस मेमोरेबल पिक्चर जॉन किट्स एग्जिबिट्स द प्रिंसिपल ऑफ डैश इन नेचर। ठीक है, इसका आंसर बताते हैं। इन सीरियस मेमोरेबल पिक्चर जॉन किट्स एग्जिबिट द प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी। बाबू यहां ध्यान दें, कुछ चीज को हम लोग समझ लेते हैं, अब दिमाग में आया तो इसको बता देते हैं। देखो, नेचर से रिलेटेड, प्रकृति, पेड़ पौधा, झील, नदी नाला से रिलेटेड जब बात होगी ना, तो मैक्सिमम चांसेज होते हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ की चर्चा होगी। लव, रोमांस, ब्रेकअप, ट्रेजेडी, जब इसकी चर्चा होगी तो समझ जाना कि यह बात कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है विलियम शेक्सपियर की तरफ। जब नैरेटिव पोएट्री की बात होगी, कहीं जा रहा था कहीं आ रहा था, तो समझ जाना कि यह रॉबर्ट फ्रॉस्ट की तरफ इशारा कर रहा है। ठीक है, और जब कभी भी नेचर रिलेटेड बात हो, प्रकृति की सुंदरता वगैरह बतानी हो, ठीक है, कि फलों का पकना, फूलों का खिलना, मधुमक्खियों का आना, शहद का टपकना, ये सेब का आना, माने प्रकृति की सुंदरता की जब बात हो, जब लड़की औरत हीरो हीरोइन की सुंदरता का बात हो तो विलियम शेक्सपियर, जब प्रकृति और मौसम की सुंदरता का बात हो तो आते हैं हमारे जॉन किट्स भैया। जॉन किट्स नेचर के ब्यूटी को हर बार आपके सामने डिपिक्ट करते हैं। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। अगला क्वेश्चन फिर मैंने हिंट आपको दे दिया बाबू, चैप्टर नंबर 5 एन एपिताफ की बात हो रही है। एन एपिताफ जैसे ही आपको बोले तो आपके दिमाग में घूमना क्या चाहिए? इसके राइटर कौन है? वॉल्टर डे ला मेयर। वॉल्टर डे ला मेयर। एपिताफ क्या है? जिसमें समाधि लेख है, उसकी प्रेमिका मर गई है, वहां पे वो बैठा हुआ है, उसको याद करता है कि बड़ी सुंदर औरत थी, हल्के कदमों से चलती थी, दिल उसका बड़ा पवित्र था। बात समझ में? मैं आपको रिवाइज भी करा रहा हूं, दिल उसका बहुत पवित्र था, मुझे मरने का डर नहीं है, डर इस बात का है कि जब मैं मर जाऊंगा तो इस औरत को याद करने वाला कौन होगा। ये एक कविता थी। ठीक है, अब चलिए सवाल पे आते हैं। डैश रोट ए नंबर ऑफ चिल्ड्रन पोएम्स। किसने ए नंबर ऑफ चिल्ड्रन पोएम्स को लिखा है? ए नंबर ऑफ चिल्ड्रन पोएम्स किसने लिखा है? तो वॉल्टर डे ला मेयर, यानी जो कि राइटर है हमारे एन एपिताफ के। सुनो, जिन्होंने एन एपिताफ लिखा है उन्होंने बहुत सारे चिल्ड्रन पोएम्स भी लिखे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, ये बाबू ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, यहां ध्यान देंगे। ये आर्ट्स और साइंस दोनों ही वाले बच्चे जो हैं वो ध्यान दीजिए, आर्ट्स साइंस दोनों वाले बच्चे ध्यान दीजिए। रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीट करेगा, पक्का आएगा ही आएगा। देखो, वॉल्टर डे ला मेयर बिलोंग टू डैश सेंचुरी। वॉल्टर डे ला मेयर किस सदी के राइटर थे? ठीक है, क्या वो 19वीं सदी के राइटर थे? नहीं। अच्छा, सदी, सेंचुरी जो होता है उसको समझ लेंगे। सेंचुरी एक वो आगे चलता है। सेंचुरी एक आगे चलने का मतलब क्या होगा? जैसे मान लो अगर 1801 से लेके 1899 की बात हो रही है, यानी ये 19th सेंचुरी, यानी ये कौन सेंचुरी है? 19th सेंचुरी। जैसे 2000 से लेके 2099 तक का जो साल है वो 21वीं शताब्दी है, तो 19वीं शताब्दी के राइटर वो नहीं थे।
18वीं के नहीं थे, 17वीं में तो खैर भैया बिल्कुल नहीं थे, 17वीं में तो बहुत उठा पटक चल रहा था पूरे इंग्लिश पोएट्री में। ठीक है, ग्रेजुएशन में जब आप जाएंगे तो फिर आपको एजेस पढ़ने हैं। फिलहाल समझिए कि वॉल्टर डे ला मेयर बिलोंग्ड टू 20th सेंचुरी। वॉल्टर डे ला मेयर किस सदी के थे, किस शताब्दी के थे? तो वो 20वीं शताब्दी के लेखक थे। ठीक है, अगले सवाल पे हम लोग पहुंचते हैं। अगला सवाल, एंड वेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर इज रिटन बाई। ध्यान दो, अभी मैंने कहा जब मैं मर जाऊंगा, जब मैं सिकुड़ जाऊंगा तो इस सुंदर औरत को कौन याद रखेगा। जैसे ही ये लाइन आपने सुना, दिमाग में, अभी मैंने समरी बताया, कौन सा चैप्टर घुमा? चैप्टर का नाम घुमा एन एपिटाफ। और एन एपिटाफ के राइटर कौन है? क्या उन्होंने जॉन किट्स ने लिखा है? नहीं लिखा, क्योंकि जॉन किट्स ने तो भैया ओड टू ऑटम लिखा था हमारे लिए। बात समझ में आ रही है? ओड टू ऑटम लिखे हैं। क्या जॉन डॉन ने लिखा है? नहीं, क्योंकि जॉन डॉन की कविता हम लोगों ने पढ़ी है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। क्या रूपर्ट ब्रूक ने लिखा? नहीं लिखा, क्योंकि रूपर्ट ब्रूक का तो कविता हम लोग पढ़े हैं द सोल्जर। ठीक है, किसने लिखा? वॉल्टर डे ला मेयर, इन्होंने लिखा है एन एपिटाफ। और एन एपिटाफ जो कविता है, उसी कविता में ना है कि जब मेरी प्रेमिका मर गई है, मुझे मौत का डर नहीं है, मैं जब मर जाऊंगा तो इस सुंदर महिला को याद करने वाला कौन बचेगा। बाबू इसी हिसाब से पढ़िएगा कि सवाल इसी में से आएगा। आज का ऑब्जेक्टिव अगर याद कर लेंगे, कविता में से एक ऑब्जेक्टिव नहीं फंसेगा। मैं आपको रिवाइज भी करा रहा हूं, पढ़ा भी रहा हूं और साथ साथ फटाक से क्वेश्चन भी बता रहा हूं। ठीक है, अब अगर आपके पास इतनी भी समझदारी नहीं है और अगर आपके भीतर यह शंका है कि पता ना सर जी जो पढ़ा रहे हो में से आएगा कि नहीं आएगा, तो या तो आप हमको पहले से जानते नहीं हैं, और नहीं तो आप अच्छी चीजों को मानते नहीं। कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर डिफेक्ट जरूर है, कह रहे हैं तो आएगा, इसी के बीच में से है। अब डायरेक्ट डायरेक्ट कट टू कट तो भैया बात हम कर नहीं सकते। समझा रहे हैं, समझ जाइए, कह रहे हैं, मान जाइए, फ्री में है, पैसा ले रहे हैं आपसे कि ना पैसा दीजिए तब हम कराएंगे, नहीं ना कर रहे हैं ऐसा, तो लगे रहिए। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल, वो बहुत हम लकी आदमी है, कह देते हैं ना वही चल रहा था। कैसे होता है महादेव जाने, ठीक है, काल भैरव जाने, ओम भैरवाय नमः। सुनो, वॉल्टर डे ला मेयर मेक्स अस अवेयर ऑफ द, ठीक है, वॉल्टर डे ला मेयर मेक्स अस अवेयर ऑफ द। वॉल्टर डे ला मेयर यानी एपिटाफ के राइटर हमें जागरूक बनाते हैं किस चीज के बारे में? क्या वो गरीबी की चर्चा कर रहे हैं? नहीं। क्या वो सपनों की चर्चा कर रहे हैं? नहीं। क्या वो लंदन की रात और रंगरेलियों की चर्चा कर रहे हैं? नहीं, वो वहां पे चर्चा नहीं कर रहे हैं। ये बात करते हैं इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ। वॉल्टर डे ला मेयर बताते हैं कि नए जमाने में, इस नई दुनिया में लोगों की जीवन शैली कैसी हो गई है। प्रेम मोहब्बत खत्म हो गया है, लोग के दिमाग में एक बात चल रहा है, प्रेम मोहब्बत धोखा है, मौका है। ठीक है, तो वो इन ह्यूमन जो नेचर है वो चर्चा करते हैं वहां पे हम लोगों के सामने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, थोड़ा सा सीरियस नोट पे आते हैं। बाबू यहां ध्यान देंगे, द सोल्जर, जैसे ही मैंने आपको कहा द सोल्जर, आपके दिमाग में इसका राइटर घूमना चाहिए। द सोल्जर के राइटर है रूपर्ट ब्रुक। ठीक है, और क्या घूमना चाहिए कि एक सैनिक है, दूसरे देश में जा रहा है, मरने को तैयार है, लेकिन मरते मरते चाहता है कि मैं जहां जिस देश के कोने में मर जाऊंगा उसको अपना देश इंग्लैंड कर जाऊंगा। कैसे इंग्लैंड करेगा? तो मैं मरने को किसी भी देश में मर जाऊंगा, लेकिन मरने से पहले मैं जो इंग्लैंड की यादें हैं, जो हवा है, जो खुशबू है, जो चीजें हैं, उसको याद करूंगा और मरते मरते उस देश को मैं क्या कर जाऊंगा? इंग्लैंड बना जाऊंगा। और मरने से पहले इस दिल से मैं सबको माफ करके चला जाऊंगा। ये मैंने आपको समरी बता दिया। अब सुनो, ये पल्स इन एटर्नल माइंड इज फ्रॉम, अभी सुनो, जब मैं परलोक सिधारूंगा तो मरने से पहले सबको माफ कर जाऊंगा। अभी मैंने कहा किस कविता से लिया गया है? तो क्या स्नेक से लिया गया है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि स्नेक में तो वो चर्चा थी, डी.एच. लॉरेंस की कविता है। स्नेक के राइटर कौन है? डी.एच. लॉरेंस। ठीक है, अब देखिए हमारी मेमोरी जब इतनी अच्छी हो सकती है कि सब चीज हमको लाइन से याद है, कोई प्रॉम्प्टर तो यहां नहीं बैठा, तो आपको क्यों नहीं याद हो सकता? समझना है बस। स्नेक की चर्चा नहीं हो रही क्योंकि स्नेक में तो सांप था, पानी पीने गया था। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ की चर्चा नहीं हो रही क्योंकि तो लीव्स ऑफ ग्रास से लिया गया था। अच्छा, ओड टू ऑटम की चर्चा नहीं हो रही क्योंकि उसमें तो पतझड़ का गीत गाया जा रहा था। यानी यहां पे किसकी बात हो रही है? द सोल्जर की। जब नहीं समझ में आए कि जवाब सही क्या होगा, तो जो नहीं होगा उसको काटो, और जो बच गया उसको टिक मार दो, यही तुम्हारा आंसर हो गया। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, रूपर्ट ब्रुक्स रेपुटेशन एज अ पोएट रेस्ट्स ऑन डैश वॉर सोनेट।
रूपर्ट ब्रूक का जो रेपुटेशन है ये आर्ट्स वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रूपर्ट ब्रूक का जो रेपुटेशन है वो किस तरह के सोनेट के लिए है। बाबू पहले सोनेट को थोड़ा समझ लेते हैं। देखो सोनेट समझते कैसे हैं। सोनेट किसको कहते हैं वो यहां ध्यान देंगे। सोनेट का मतलब होता है 14 लाइंस की पोयम। कौन सी पोयम? 14 लाइन की, 14 लाइन की जो कविता होती है उसको कहते हैं सोनेट। ये दो तरह का है। पहला ये 4 4 4 और 2 यानी क्वाड्रेंट्स और लास्ट में डुप्लेट, इसके फॉर्म में होगा। और नहीं तो वो होगा 8 और 6 के फॉर्म में। ठीक है, 8 और 6 के फॉर्म में होगा। 14 लाइनी कविता होगी। अगर 4 4 4 4 3 वो क्वाड्रेंट और ये को डुप्लेट होगा। ठीक है, शेक्सपियरियन सोनेट हो जाएगा वो। और अगर 8 और 6 के फॉर्म में होगा तो वो कौन सा? इटालियन सोनेट हो जाएगा। लेकिन यहां पे कहता है कि रूपर्ट ब्रूक का ये जो सोल्जर जो पोयम है बाबू वो एक्चुअली वो एक सोनेट है। ठीक है, तो रूपर्ट ब्रूक ने जो सोनेट कविता लिखी है वो किस टाइप का सोनेट है? आप 5 स्टेंजा सोनेट इसको मान लीजिए। कौन सा टाइप का सोनेट लिखे हैं? 5 स्टेंजा। आर्ट्स वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, साइंस वाले भी इंपॉर्टेंस रखते हैं इसके लिए, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन आर्ट्स वाले हिंट मैं ये देते चल रहा हूं। कौन लोग इस पर थोड़ा सा एकदम कहीं कॉपी में लिखिए लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है बुआ, द पोएट इन द सोल्जर इज इन लव विथ हिज। सुनो, जो कवि है सोल्जर, जो सोल्जर कविता में जो कवि है वो बेइंतहा मोहब्बत करता है, बहुत प्यार करता है। किससे? अपनी मेहरारू से। दूसरा का मेहरारू से, दूसरा का गर्लफ्रेंड से नहीं। किससे प्यार करता है? ये पैट्रियोटिक पोयम है भाई, देशभक्ति कविता है। किससे प्यार करता है वो? क्या वो अपने सिस्टर से प्यार करता है? बिल्कुल नहीं। एक्चुअली सिस्टर से तो कोई प्यार नहीं करता है। ठीक है, लेकिन कहना पड़ता है कि ना हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। नहीं तो गाली सुनिए। ठीक है, मेरी भी 3 बहनें, हमको पता है गाली के डर से आदमी कहता है ही बर्ज बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। एक्चुअली बहुत प्यार करते हैं, हर किसी को अपने बहन से प्यार है। लेकिन इस कविता की बात हो रही है, सिस्टर से प्यार तो ऑब्वियसली करते ही होंगे, लेकिन इस कविता में क्या वो अपने बहन से बात कर रहे हैं? नहीं। क्या पत्नी के प्रेम की बात कर रहे हैं? नहीं। क्या वो माँ बाप के प्रेम की बात कर रहे हैं? नहीं। इस कविता में वो बात कर रहे हैं अपने देश के प्रति प्यार से, कंट्री के प्रति लव से वो इस चर्चा में बात करते हैं। द सोल्जर कविता में कंट्री से जो पोएट है वो बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल, द लाइन इन द हार्ट एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन इज टेकन फ्रॉम। अभी मैंने कहा कि भैया जो कविता है, अच्छा देखो बाबू कितना रिपीट मारा इस सवाल को। 19 में पूछा, 20 में पूछा, 21 में पूछा, 2 सेट में। ठीक है, ध्यान दीजिए। इन द हार्ट, अभी मैंने कहा था कि जब मैं मरने वाला होऊंगा तो दिल में इंग्लैंड को याद करूंगा और सबको माफ करके मैं इस धरती को त्याग दूंगा। किस कविता से लिया हुआ लाइन है? ओड टू ऑटम से? नहीं। अभी तक तो आपको समझ याद हो गया होगा, मैंने बहुत सारे कविता का समरी भी बता दिया। नहीं। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से? नहीं। फायर हिम से? नहीं। किससे लिया गया है? द सोल्जर से। बात समझ में आ रही है? द सोल्जर कविता से लिया गया है कि मरने से पहले मैं दिल में सिर्फ इंग्लैंड की यादों को याद करके जाना चाहता हूं। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है रूपर्ट ब्रूक प्रेजेस। रूपर्ट ब्रूक किसकी चर्चा कर रहे हैं? तो भैया सबसे पहली बात तो समझिए वो अपने कंट्री की चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, और उनका कंट्री कौन सा था रूपर्ट ब्रूक का? इंग्लैंड। तो रूपर्ट ब्रूक प्रेजेस इंग्लैंड। किस देश की तारीफ करते हैं, किस देश की प्रशंसा करते हैं? वो इंग्लैंड की प्रशंसा करते हैं। क्लियर? अगला में आते हैं बुआ, मैकाविटी द मिस्ट्री कैट। मैकाविटी द मिस्ट्री कैट कहते के साथ आपके दिमाग में घूमना क्या चाहिए? टी.एस. एलियट, जिनकी एक बिल्ली थी, बिल्ली बड़ी कुख्यात थी, अपराधी छवि की थी, सारा गलतियां करती थी, लेकिन किसी भी दुनिया के पुलिस के रिकॉर्ड में उसका कोई फुटप्रिंट, कोई ट्रैक नहीं था। क्लियर? हु वाज बोर्न इन यूएसए बट इवेंचुअली सेटल्ड इन इंग्लैंड। ठीक है, आप बताइए बुआ, इसमें से कौन से कवि हैं जो इंग्लैंड यूएसए में पैदा हुए लेकिन इंग्लैंड में सेटल हो गए? ये 2025 में सवाल पूछा था। ठीक है, ये होंगे हमारे टी.एस. एलियट। चूंकि मैंने आपको हिंट दे ही दिया मैकाविटी द मिस्ट्री कैट, और मैकाविटी द मिस्ट्री कैट के राइटर कौन है? टी.एस. एलियट। एक सवाल से मैंने 3 चीज याद करा दिया। पहला कि यूएस में पैदा हुए थे और जाके इंग्लैंड में सेटल हो गए। कौन? तो टी.एस. एलियट। दूसरा, किस चैप्टर का है ये? टी.एस. एलियट का राइटर कौन? टी.एस. एलियट किस कविता के राइटर है? तो वो है मैकाविटी द मिस्ट्री कैट के। और मैकाविटी द मिस्ट्री कैट का राइटर कौन? टी.एस. एलियट। यानी घुमा फिरा के भी सवाल अगर इसमें से कहीं से पूछे तो बन जाएगा, पक्का बात है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, टी.एस. एलियट इज ए। टी.एस. एलियट एक कवि हैं। कैसे? ठीक है, 17वीं शताब्दी के? नहीं। 18वीं के? नहीं।
16वीं के उस समय तक बाबा के बाबा पैदा ना हुए, ठीक है। टीएस एलियट 20th सेंचुरी के पोएट हैं। टीएस एलियट किस सेंचुरी के पोएट हैं? 20th सेंचुरी के। वॉल्ट विटमैन किस सेंचुरी के पोएट हैं? 20th सेंचुरी, यानी 20वीं शताब्दी के दो कवि आपको मिले, एक वॉल्ट विटमैन मिल गए और दूसरा आपको मिल गया टीएस एलियट, जिन्होंने लिखा है मैकाविटी द मिस्ट्री कैट, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल कहता है बाबू, मैकाविटी इज सेड टू बी मिस्टीरियस बिकॉज, मैकाविटी जो है उसको मिस्टीरियस कहा गया है क्योंकि द स्कॉटलैंड यार्ड इज बेफल्ड बाय हिम। अच्छा देखिए, सारा का सारा इसमें ऑप्शन सही, आप जब देखिएगा ना क्वेश्चन पेपर में मिलेगा तो ये सारा का सारा ऑप्शन में सही लगेगा, लेकिन सबसे अप्रोप्रिएट क्या है? देखो यहां बात हो रही है मिस्टीरियस की, रहस्यमय की। अच्छा देखो, बेफल स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस के लिए परेशानी का केंद्र बना था, सही बात है। ही हैज हिडन पावर, उसके पंजे दबे हुए थे, सही बात है। नो वन अंडरस्टैंड हिज वेज, कोई भी उसके क्राइम का तरीका नहीं समझ पाता था, ये भी सही बात है। चौथा, ही हैज हिडन पावर, उसके पास कुछ छुपी हुई शक्तियां थी, ये भी सही बात है। चारों का चारों ऑप्शन सही है, लेकिन यहां बात कह रहा है कि उसको मिस्टीरियस किस क्वालिटी के कारण कहते थे, किस गुण के कारण कहते थे कि वो रहस्यमय बिल्ली है? तो जवाब होगा ही हैज हिडन पाव, उसका जो पंजा था वो छुपा हुआ था, मैंने वो चलता था, क्राइम करता था, लेकिन उसके फुटप्रिंट कहीं मिलते नहीं थे, इसलिए उसको मिस्टीरियस कहा गया, क्योंकि उसके जो पॉज थे वो हिडन थे, ठीक है। अच्छा बाबू, मैं आपको सिर्फ सवाल नहीं बता रहा, मैं आपको चैप्टर को समराइज भी कर रहा हूं, ताकि आपको उससे और घुमा फिरा के भी क्वेश्चन पूछे तो आप उस क्वेश्चन का आंसर कर पाए। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे, एंड हिज फुटप्रिंट्स आर नॉट फाउंड इन एनी फाइल ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, इट इज फ्रॉम, बउआ तेजी में कमेंट में लिख के बताइए तो कि उसका फुटप्रिंट किसी भी फाइल में नहीं है, ये किस कविता से लिया गया है? जल्दी कमेंट सेक्शन में मुझे देखना है कौन कौन रिप्लाई कर रहे हैं, यानी कौन कौन अटेंटिव हैं। जो अभी रात में जगेगा उसी का फोटो पेपर में छपेगा, जगेगा तो छपेगा, क्लियर सी बात है भैया, खाली झमकावला से ना होई। आप रजाई में घुस जाइए, रजाई तान लीजिए, फिल्म भी देख लीजिए, अब मजा भी मार लीजिए रिजल्ट में, ये नहीं होता है। कुछ हो एगो करने के लिए कुछ एगो कमाना पड़ता है। जैसे मुझे सबसे अच्छा टीचर बनने का बड़ा शौक है, कि मैंने मेरा हर स्टूडेंट ये कहा कि सर जी एग्जाम के एक रात पहले साथ में रहते हैं, तो इसके लिए रात में जगना भी तो हम ही को ना पड़ेगा, इज्जत भी हम ही पाए, मार्क्स भी हम ही पाए, बच्चा हमको भैया भैया कहे, इज्जत दे, और हम बच्चे के लिए कुछ नहीं करें। तो आई एम डूइंग, एक्स्ट्रा एफर्ट तो करना पड़ेगा, आप भी करिए। सुनिए, कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन किस कविता से लिया गया, क्या द सोल्जर से लिया गया है? नहीं। फायर हिम से? नहीं। ओड टू ऑटम से? नहीं। ये लिया गया है मैकाविटी द मिस्ट्री कैट से, कि भैया उसको जो उसका फुटप्रिंट है किसी भी फाइल में नहीं मिलता है। अगले कविता पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे, ही स्वेज हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड विथ मूवमेंट लाइक अ स्नेक, ठीक है, वो बार बार अपने गर्दन को सांप की तरह ऐसे 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 करके लहराता है। किस कविता से लिया गया है? सोल्जर से? नहीं भाई, मैंने आपको तरीका सिखा दिया, तरीका मैंने आपको सिखा दिया कि जो नहीं आता है उसको काटो। सोल्जर से तो नहीं, सिपाही का बात हो रहा है, कहां गर्दन हिला रहा था कि सांप की तरह। ऑटम का? नहीं, उसमें तो पतझड़ के गीत गाए जा रहे थे। फायर हिम से? बिल्कुल नहीं, वो तो चिता जल रही थी, लाश उसकी बात हो रही थी। मैकाविटी द मिस्ट्री कैट इज द राइट ऑप्शन, ओके। अच्छा, अभी आपको आसान लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि ना ना हो जाएगा, पहले आपको थोड़ा सा था ना इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो गई होगी कि पता नहीं एग्जामिनेशन कैसा होगा। देखो ना 2024 में यही सवाल तो पूछा है, देखो ना गाइस, देखो ना यही सवाल तो पूछा है। जब ये सवाल पूछा है 24 में, 26 में पूछेगा तो नहीं बनेगा आपसे। खाली आपको ये लग रहा है, भय समा गया भीतर कि नहीं हो पाएगा। खूब होगा, तेल निकाल दिया जाएगा क्वेश्चन पेपर का, काय नहीं होगा यार, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल कहता है फायर हिम। बाबू जैसे ही फायर हिम आया, अब इसकी पूरी समरी खट से दिमाग में घुमा लीजिए। फायर हिम राइटर है केकियन दारू वाला। छोटे बच्चे थे, बाप लेके घाट के तरफ से जा रहे थे, चीता धधकता हुआ देखा, आधा बाह बच गया था, ठीक है। बच्चा ने कसम खाया कि मैं ये गलती नहीं दोहराऊंगा, मैं जो काम लूंगा उस काम को पूरा करूंगा। लेकिन एक गलती हो गई, 20 साल पहले उनका जब बेटा मरा तो उन्होंने उसको आग के हवाले कर दिया, जबकि वो क्या थे, एक जोरोस्ट्रियन थे, एक फारसी थे, उनको टावर ऑफ साइलेंस में ले जाके रखना था। ये पाप उनसे हो गया था। मैंने आपको पूरा समराइज भी कर दिया। देखिए, सिर्फ क्वेश्चन बताना बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन बताएं हम, जैसे बहुत सारे इसमें बच्चे वीडियो ऐसा देख रहे होंगे जो किसी बकलोल मास्टर के पास पढ़ लिए होंगे, चैप्टर को पढ़ाया ही नहीं,
हमने आपको थोड़ा सा हिंट भी दे दिया, अब आप क्वेश्चन याद कर लीजिए। और ये क्वेश्चन आर्ट्स वाले भैया लिख के डालो कॉपी में आ गया, ठीक है। द रेडनेस ऑफ फायर अपीयर्स डैश टू द पोएट। आग की जो लपटें थी वो पोएट को कैसी, छोटा सा बच्चा है, लाश में आग धधक रहा है, तो बच्चा को कैसा लगेगा? क्या बच्चा को नाइस लग रहा था, खूब बढ़िया और धधक जरा दस, ऐसा तो नहीं लग रहा होगा। क्या एक्सेप्टेबल, बच्चा छोटा सा एक जलते हुए चीता के आग को एक्सेप्ट कर लेगा कि बढ़िया काम हो रहा है? क्या उसको वो कंफर्टेबल लग रहा था कि लाश जल रहा है, छोटी जी का लड़का था, गया जाके हाथ सेक लिया, बड़ा गरम गरम लगा था? ऐसा तो नहीं हुआ होगा। उसको लग रहा होगा क्रूअल। क्रूअल का मतलब क्या होता है? क्रूर। बच्चा ने जब देखा लाश को जलता हुआ तो उसको लगा बड़ा क्रूरता हो रही है भाई, ये क्रूर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। डैश स्वेयर्स टू सेव फायर फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगिविंग। उन्होंने कसम खाया कि मैं आग के इस पाप को जो भूल गया था, हाथ को आधा अधूरा छोड़ दिया था, उसको नहीं दोहराऊंगा। फटाक से कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, अभी भी समय है। समझो जो एग्जाम हॉल में बैठे हो, ठीक है। क्वेश्चन ही आ गया, किसने कसम खाया? यानी बुआ देखो, आग और चिता की बात तो हो रही है, किसकी? फायर हिम की बात हो रही है, फायर हिम। और जब फायर हिम है, उसको लिखा किसने है? क्या कमला दास लिखी है? बिल्कुल नहीं, उन्होंने तो माई ग्रैंड मदर्स हाउस लिखा है। हमको याद है, आपको कैसे याद नहीं है? उन्होंने माई ग्रैंड मदर्स हाउस लिखा है। निजी मेजे किल का तो कोई कहानी नहीं पढ़ना है आपको। डब्ल्यू बीट्स की तो चर्चा ही नहीं हो रही है। ये लिया गया है किससे? कमेंट में जल्दी बताओ, ये लिया गया किससे? ये लिया गया है फायर हिम से। और फायर हिम के राइटर कौन है? केकीएन दारूवाला, ठीक है। इनका दारू वारू से कोई संबंध था नहीं। अभी अगर बिहार में पैदा हुए होता, नीतीश सचवाल लपेट दिया होता इनको नामे पर, जो कहे नाम में तो दारू धैले बड़ा, ठीक है। दारू घर में धरल पाप बा, नाम में धरल पाप बा, नाम में से दारू हटाओ, ठीक है। लेकिन केकीएन दारूवाला के कविता द फायर हिम से इसको लिया गया है। अगले सवाल पे आते हैं बाबू, फटाफट फटाफट। एनर्जी डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए। अभी जिसका वोल्टेज डिस्चार्ज हुआ उसका एग्जामिनेशन हॉल में मार्क्स डिस्चार्ज हुआ, ठीक है। सिंपल लॉजिक है। आप बताइए, फायर हिम दारू वाला टॉक्स अबाउट ए, सुनो, फायर हिम में, इन फायर हिम मतलब फायर हिम में केकीएन दारू वाला बात करते हैं किस चीज के बारे में? क्या वो बात करते हैं जलते हुए कपड़ों के बारे में? नहीं। अभी मैंने बताया किस चीज के बारे में, कमेंट में लिखते भी रहिए कि किसके बारे में बात कर। मानो बाबू तुम्हारा प्रैक्टिस हो रहा है ये, ठीक है। केकीएन दारू वाला क्या जलते कपड़े की बात कर रहे हैं? नहीं। क्या वो जलते हुए घर की बात कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। क्या वो जलते हुए जंगल की बात कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। देखो, लाश की बात कर रहे हैं, और लाश कहां जलता है? घाट पर। केकीएन दारू वाला टॉक्स अबाउट बर्निंग घाट, GHAT, दिस इज घाट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है, द पोएट टॉक्स अबाउट डैश इन फायर हिम। पोएट जो है फायर हिम में किसकी चर्चा करते हैं? किसकी चर्चा करते हैं? टावर ऑफ फायर नहीं, टावर ऑफ प्रेयर नहीं, टावर ऑफ लव नहीं, वो बात करते हैं टावर ऑफ साइलेंस की। अब जिन बच्चों को डाउट होगा वो समझिए टावर ऑफ साइलेंस क्या है। मैंने अभी कहा था कि केकीएन दारू वाला क्या थे? जोरोस्ट्रियन थे। जोरोस्ट्रियन का क्या मतलब होता है बाबू? फारसी होता है। देखिए, केकीएन दारू वाला फारसी थे, और फारसी लोग क्या करते हैं बुआ कि जब कोई मर जाता है ना तो उसको टावर ऑफ साइलेंस पे ले जाके रख देते हैं, चील कौवे उसको नोच नोच के खा जाते हैं, चाहे जो भी करते हैं, हमारा उससे क्या लेना देना। तो केकीएन दारू वाला किसकी बात कर रहे हैं इस कविता में? टावर ऑफ साइलेंस की बात कर रहे हैं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है कि इस सवाल का जवाब क्या होगा, अपना मन से नहीं दिया जाता है। सवाल जो पूछता है आंसर उस अकॉर्डिंग करते हैं। अगले पे आते हैं, अगला क्वेश्चन। डैश वी सॉ एम्बर लूजिंग देयर क्रूअल रेडनेस इज फ्रॉम। हमने देखा कि जो आग की लपटें थी, आग की जो लपटें उठ रही थी, एम्बर जो उठ रहा था, वो लाल और पीला झलक रहा था। किस कविता में आग की चर्चा हुई है? क्या स्नेक में हुआ है? नहीं हुआ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में आग का बात हुआ है? हुआ ही नहीं है। ओड टू ऑटम में हुआ है? नहीं हुआ। तो पतझड़ का बात हुआ है? बात हुई है द फायर हिम में, बात हुई है केकीएन दारूवाला के लिखे हुए में, ठीक है। अगला सवाल इस कड़ी का सबसे इंपॉर्टेंट, बाबू स्नेक कविता का है। जैसे ही आपको स्नेक कविता दिखाई दे, दिमाग में सवाल फटाक से क्या घूमना चाहिए? देखिए, स्नेक रिटन बाय WH लॉरेंस, ठीक है। इसमें इंसान के दिमाग मन में उथल पथल जो होता है उसकी चर्चा हो रही है। राइटर को प्यास लगी है, जुलाई का महीना है, सिसिलियन क्षेत्र है, पानी पीने गया
तो वहां पे एक सांप पहले ही से पानी पी रहा था, राइटर उसका इंतजार करता है, कभी सोचता है कि इंतजार करे, कभी कहता है कि भाग हमारे घाट पे, तू पानी पहले क्यों पी रहा है। ये सारी चीजें उसके दिमाग में आती हैं और उसके बाद वो क्या करता है, ध्यान से समझेंगे। उसके बाद क्या करता है, लास्ट में जब वो सांप पानी पी के जाने लगा तो उसको एक कंकड़ चला के मारता है, छपाक से पानी पे कुछ बूंदे उठती हैं और फिर वहां से सांप भाग जाता है। ये समरी हो गई। मैंने आपको क्यों बता दिया, ताकि आपका रिकॉल भी होता चले। प्लेलिस्ट में चले जाइए, प्लेलिस्ट में सर्च कीजिए, सारा का सारा कविता डाला हुआ है, कहानी डाला हुआ है, पढ़िए आप उसको बैठ के। सुनो, द स्नेक ड्रैंक एनफ एंड लिफ्टेड हिज हेड। सांप ने पानी पिया और अपने सिर को उसने उठाया। एग्रेसिवली, क्या गुस्सा में? नहीं। क्या धीरे धीरे? नहीं, ड्रीमीली। ठीक है, उसमें लाइन पूरा क्या था, द स्नेक ड्रैंक इनफ एंड लिफ्टेड हिज हेड ड्रीमीली एज इफ हु हैज ड्रंकन। सांप पानी पिया और सपना की तरह इसे आंख उठाया, ऐसे जैसे लगा कोई दारू पी के पूरा मस्त हो गया हो, इस तरह। क्या जवाब होगा? ड्रीमीली। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है बाबू, ही ड्रैंक एनफ एंड लिफ्टेड हिज हेड ड्रीमीली एज वन हु हैज ड्रंकन। देखिए, अभी मैंने जस्ट लाइन को दोहराया था, इसलिए दोहराया था क्योंकि ये सवाल फिर से रिपीट होने वाला है। ये सवाल रिपीट होगा। ठीक है, द स्नेक, उसने पानी पिया, सपना की तरह उठाया, जैसे किसी ने शराब पी लिया हो। किसने? किसने सिर उठाया? क्या दादी माँ ने सिर उठाया, पानी पी के दारू पी ली थी? नहीं। क्या सैनिक ने सिर उठाया? नहीं। ये पिताफ, लास्ट जो दफन हो गया था ग्रेवयार्ड में, उसने खड़ा होकर सर उठाया? नहीं। सर किसने उठाया? स्नेक ने। बात समझ में आ रही है? स्नेक ने। अगला क्वेश्चन, अब अगला सवाल है, आई डिस्पाइज्ड माई सेल्फ एंड द वॉइसेज ऑफ ए कर्स्ड ह्यूमन एडुकेशन। ठीक है, मैं अपने शिक्षित होने को कोसता हूं, क्योंकि अगर मैं शिक्षित ना हुआ होता तो मैंने ये पाप ना किया होता, मैंने सांप को नहीं मारा होता। किस कविता से लिया गया है? क्या माई ग्रैंडमदर्स हाउस से? नहीं। एपिताफ से? नहीं। ओड टू ऑटम से? नहीं। ये लिया किससे गया है? स्नेक से लिया गया है। कि ये कहता है कि भैया लास्ट में जो कंकड़वा मारा ना उसको, तो उसको अफसोस हो गया। ठीक है, और वो कहता क्या है, बस थोड़ा देर, कुछ सवाल और बचे हुए हैं। बस वो सोचता क्या है कि भैया अगर मैंने कंकड़ ना मारा हुआ होता तो निश्चित रूप से मेरा शिक्षित होने पर अफसोस होता है उसको। आगे कहता है अगले सवाल में, Was it that I dared not? Was it that I dared not kill him? Was it perversity that I longed to talk to him? क्या मैं कायर था? क्या मैं डरपोक था? क्या मैं डैश? ठीक है, इसका जवाब होगा काउवर्डिस। काउवर्डिस का मतलब होता है बाबू कायरता। ठीक है, ध्यान दीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स कह रहा है पूछने के लिए। वाज इट काउवर्डिस? क्या ये मेरी कायरता थी, दैट आई डेयर्ड नॉट किल हिम, कि मैंने उसको मारने की हिम्मत नहीं की? वाज इट परवर्सिटी? क्या ये निंदा का विषय था? दैट आई लॉन्ग टू टॉक टू हिम। ठीक है, वर्ड क्या भरेंगे इसमें हम लोग? काउवर्डिस। क्या ये कायरता थी कि मैंने उसको मारने का हिम्मत नहीं किया? अगला सवाल, वाज इट काउवर्डिस दैट आई डेयर नॉट किल हिम? अभी बुआ बोले, ये सवाल देखिए रिपीट कर रहा है। रिपीटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आना ही आना है, उसको मैंने 2 बार में लिखा है कि किसी ना किसी तरीका से तो आएगा ही आएगा। वाज इट काउवर्डिस दैट आई डेयर नॉट किल हिम इज फ्रॉम, क्या ये मेरी कायरता थी कि मैंने उसको मारने की हिम्मत नहीं की? किस कविता से लिया गया है? क्या सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से? नहीं। क्या सोल्जर से? नहीं। किससे लिया गया है? स्नेक से। ये लिया गया है स्नेक से, कि भैया क्या मेरी कायरता थी कि मैंने उसको मारने का हिम्मत नहीं किया। अगला सवाल, बाबू, हु स्पेंट हर चाइल्डहुड डेज विथ हर ग्रैंड मदर। देखिए, ग्रैंड मदर का नाम आते आपको याद आना चाहिए, ध्यान देंगे। ग्रैंड मदर कविता है, राइटर इसकी कौन है? कमला दास। वो जब छोटी बच्ची थी तो दादी के साथ रहती थी, उनको बचपन में सही में अच्छा प्यार मिलता था। फिर वो शहर में चली गई। वो कहती है कि कई बार मैंने कोशिश किया कि मैं घर जाऊं, दादी से मिलूं, प्यार से बात करूं, लेकिन तब मैं जा नहीं पाई। अब मैं गई तो दादी जिंदा नहीं बची। वो औरत जो मुझसे सच में प्यार करती थी, अब वो औरत मेरे पास नहीं है और मैं दर दर भटकती हूं प्यार तलाशने के लिए। ठीक है, तो हु स्पेंट चाइल्डहुड, किसने अपना जो जीवन है वो बिताया है दादी के याद में? कमला दास। ठीक है, अगला सवाल, अगले सवाल पे हम लोग आते हैं। अगला सवाल कहता है बुआ, यहां ध्यान देंगे, हाउ ऑफ्टन आई थिंक ऑफ गोइंग देयर टू पियर थ्रू ब्लाइंड आईज ऑफ विंडोज। ठीक है, मैं हमेशा सोचती हूं कि काश मैं फिर से उस घर में चली जाती और खिड़की के पास खड़े होकर सरसराते हुए हवा को महसूस करती, बचपन के दिनों की तरह। किस कविता से लिया गया है? एपिताफ से? नहीं।
कमेंट में बताइए किससे लिया गया, पिताब से तो नहीं लिया गया, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से नहीं, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से नहीं लिया गया क्योंकि इसमें तो दूसरा बात बतियाया जा रहा था। स्नेक से बिल्कुल नहीं, उसमें तो सांप की चर्चा हो रही थी। किसकी बच गया, ग्रैंड मदर्स हाउस। जब नहीं पता हो क्या सही जवाब होगा तो जो नहीं होने के चांसेस हैं उसको काट दीजिए, जो बच जाता है वही आपका आंसर होता है। ठीक है, आज की रात आप मेरे साथ खाली गुजार लीजिए थोड़ा देर और, तो आप यकीन मानिए पोयम में से, पोएट्री सेक्शन में से एक भी ऑब्जेक्टिव आपसे नहीं छूटेगा। ठीक है, कल रात में हम लोग मिलेंगे फिर किसके लिए, प्रोज के ऑब्जेक्टिव के लिए। कल की रात गुजार लीजिएगा, एक भी कहानी में से ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। फिर वन शॉट ग्रामर की व्यवस्था करेंगे हम लोग, एक शॉर्ट वीडियो रहेगा 2 घंटा 3 घंटे का पूरा ग्रामर का धज्जी उड़ा दो, राइटिंग सेक्शन। और एग्जाम की एक रात पहले खाली वही बात होगी कि एस्से किस पर आएगा, लेटर किस पर आएगा, मैच द फॉलोइंग किस पर आएगा, राइटर का नाम कौन कौन पूछेगा, और वो हूबहू वैसा ही आएगा। ठीक है, अगले सवाल पे हम लोग आते हैं। अगला सवाल कहता है द ग्रैंड मदर्स हाउस फेल डैश आफ्टर द डेथ। ठीक है, दादी का जो घर है वो छा गया उसके मौत के बाद। माने दादी के घर में दादी के मौत के बाद क्या छा गया, क्या क्रेजीनेस छा गया, दादी के मरने के बाद घर में पागलपन छा गया। अच्छा, क्या दादी के मरने के बाद बहुत शोरगुल शुरू हो गया, वैसा शुरू तो और शांत हो गया है ना, क्या केओटिक हो गया, बड़ा झगड़ा झंझट सब होने लगा हमारे दादी के मरते मरते, नहीं, घर में खामोशी छा गई। घर में क्या हो गया, फेल साइलेंस, या तो साइलेंस या फिर साइलेंट, दोनों में से कोई ऑप्शन है, मतलब सेम होता है। दादी के मरने के बाद घर में खामोशी छा गई। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है बाबू यहां ध्यान देंगे, द नरेटर इन माई ग्रैंड मदर्स हाउस रिसीव्ड। ठीक है, सुनो, माई ग्रैंड मदर्स हाउस में जो नरेटर हैं उनको क्या मिलता था, क्या गरीबी मिलती थी, नहीं, खाना मिलता था, नहीं, कौन लिख दिया है ठीक है, ये मिलता था, बिल्कुल नहीं, बड़ा वाला नो। ठीक है, क्या मिलता था दादी के घर में, लव। ठीक है, दादी के घर में नरेटर को क्या मिलता था, लव मिलता था। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे बाबू आते हैं, कुछ 5-7 सवाल और बच गए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन श्योर शॉर्ट है कि ये आएगा ही आएगा। ठीक है, देखिए, कमला दास हैज अर्न्ड अ रेस्पेक्टेबल प्लेस इन बोथ इंग्लिश एंड डैश लिटरेचर। देखिए, कमला दास एक ऐसी कवयित्री हैं, हिंदी में कवयित्री कहते हैं, इंग्लिश में पोएटिस कहते हैं, जिन्होंने इंग्लिश में भी सम्मान पाया है, इंग्लिश भाषा में भी लिखती थी। और किस भाषा में उन्होंने सम्मान पाया, कमेंट सेक्शन में बताइए। इतना कॉमन सेंस तो होना चाहिए जब श्योर शॉर्ट की बात कर रहे हैं। देखो बाबू, 3 राइटर हैं, कमला दास, ठीक है, एक है हमारी सरोजनी नायडू, ठीक है, और एक हमारे हैं भैया रस्किन बॉन्ड। ठीक है, ये 3 ऐसे लोग हैं जिन्होंने दोनों लैंग्वेज में बराबर इज्जत कमाया है, बराबर इज्जत पाया है। ठीक है, कौन कौन सी भाषा बताइए, इंग्लिश एंड विच लिटरेचर। देखिए, कमला दास जो हैं तमिल में नहीं, कन्नड़ और तेलुगु में नहीं, मलयालम भाषा में। मलयालम जो है, अच्छा आपको पता है मलयालम कमाल की भाषा है, मलयालम शुद्ध संस्कृत से ही निकला हुआ भाषा है। और मलयालम ऐसी भाषा है ना जिस भाषा को आप किसी भी एंगल से पढ़े, किसी भी तरह से, तो बराबर पढ़ा जाता है। इधर से भी पढ़िए तो मलयालम, इधर से भी पढ़िए तो मलयालम। ठीक है, ऐसे ही याद रख लो कि कमला दास ने इंग्लिश के साथ साथ किस भाषा में इज्जत कमाया, मलयालम भाषा में। ठीक है, अगला सवाल, क्वेश्चन खत्म हो गया क्या? चल बाबू यहां ध्यान दीजिए, अगर आप लोगों को यहां तक का क्वेश्चन कंठस्थ रूप से याद हो गया तो आप यकीन मानिए कि आपका पोएट्री सेक्शन से एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। ठीक है, कुछ हम लोग करियर वगैरह की भी बात करेंगे कि 12th का एग्जाम देने के बाद, जानते हैं 12th का एग्जाम देने के बाद क्या होता है, 12th का एग्जाम देने के बाद एक बड़ा सुंदर तमाशा शुरू हो जाता है, पता क्या, कि अभी अभी आपका बच्चा बाबा पता, सुनो, सीवीटी का फॉर्म आएगा, 10 वो कंसल्टेंसी वाला फोन करेगा, एडमिशन करा लीजिए, एडमिशन करा लीजिए, नहीं देना, पैसा वैसा ठग लेगा, सब भाग जाएगा ससुरा, नाश कर देगा करियर को। हम लोग उसकी भी चर्चा करेंगे एग्जामिनेशन खत्म होने के बाद। ठीक है, एग्जाम जब खत्म हो जाएगा ना उसकी चर्चा हम लोग करेंगे, और करेंगे तो ठीक ठाक तरीका से हम लोग चर्चा करेंगे। एक बार जब आपका एग्जाम वगैरह खत्म हो जाए, एडमिशन लेने से पहले आप काइंडली इस नंबर पे कॉल करके एडमिशन का गाइडेंस जरूर ले लीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कॉलेज में 1 रुपया नहीं लगने दिया जाएगा, शिक्षा सलाहकार केंद्र है। ठीक है, कुछ कंसल्टेंसी वाले का भी धंधा हम खा के ही मानेंगे। ठीक है, सबसे पता है सलाह देने का पैसा लेता है, 10,000 रुपया 20,000 रुपया कंसल्टेंसी का चार्ज रख दिया है, बात समझ में आ रही है। आप एक बार इस नंबर पे कॉल कर लेंगे, ठीक है, शिक्षा सलाहकार केंद्र,
मुफ्त है। 8-10 गो स्टेट में जौन कॉलेज में जाना हो, जिस कोर्स में जाना हो, फ्री ऑफ कॉस्ट और DRCC स्कीम के साथ। पैसा पॉकेट से खर्चा नहीं होगा, बाप माता जी के पैसा बचा लीजिए, ठीक है। हमारा टीचर है, मेरा काम है आपको गाइड कर देना, दिशा देना। अभी तक पढ़ाते चले आए हैं तो आगे का भी रास्ता खोल ही देंगे। 1 रुपया जेब से कंसल्टेंसी का नहीं लगने देंगे, क्योंकि देख रहे हैं कि अभी मेरे बहुत सारे स्टूडेंट के पास बाबू कॉल आ रहा है, फलना कॉलेज में एडमिशन करा लीजिए, चिल्ला कॉलेज में एडमिशन करा लीजिए। मत पढ़िए उस सब चक्कर में, ठीक है, क्योंकि कोई फ्री में सलाह आपको देने नहीं बैठा। फ्री में सलाह देगा, उसका पैसा आपको बेच के कॉलेज से 30,000 40,000 रुपए उठा लेगा, ठीक है। आप करियर गाइडेंस के लिए भी खैर एग्जामिनेशन के बाद मिलते हैं। ये जो क्वेश्चन जितना बताए हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद कर दीजिए, सबको शेयर कर दीजिए, कमेंट में लिख के बता दीजिए। और कल हम लोग मिलेंगे प्रोज सेक्शन के पूरे ऑब्जेक्टिव के लिए। जो आएगा उसी में से आएगा, बाहर से एक वो नहीं आएगा। तब तक के लिए गुड नाइट, टाटा, बाय बाय, सी यू, हैप्पी एग्जाम्स। मुस्कुराइए, पढ़े लिखे हैं, मार्क्स आ जाएगा तो काहे टेंशन ले रहे हैं।